नमस्कार, जनसत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कोरोना महामारी से जूझ रहा अमेरिका पूरी तरह बौखला गया है। अमेरिका दुनिया के तमाम देशों और संस्थाओं के खिलाफ टिप्पणी भी कर रहा है। चीन, WHO और ईरान जैसे देशों पर सरगर्म अमेरिका अपने रणनीतिक सहयोगी भारत को भी निशाने पर लेने से बाज नहीं आ रहा है। सीए और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा के मामलों का हवाला देकर अमेरिका ने खास चिंता वाले देशों में भारत का नाम डाल दिया है। खबरों के मुताबिक दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी करने का जिम्मा संभाल रहे अमेरिकी आयोग ने मंगलवार को भारत समेत 14 देशों को खास चिंता वाले देशों यानी CPC के रूप में नामित करने को कहा है और आरोप लगाया है कि इन देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। अपनी वार्षिक रिपोर्ट में USCIRF ने कहा है कि इसमें 9 ऐसे देश हैं जिन्हें दिसंबर 2019 में CPC नामित किया गया था। वे म्यांमार, चीन, एरिट्रिया, ईरान, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान हैं। उनके अलावा उसमें 5 दूसरे देश भारत, नाइजीरिया, रूस, सीरिया और वियतनाम को शामिल किया गया है। इस बात को लेकर भारत ने सख्त रुख अपनाया है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की सिफारिश करने पर भारत सरकार ने करारा जवाब दे दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हम USCIRF की वार्षिक रिपोर्ट में भारत के खिलाफ टिप्पणियों को खारिज करते हैं। भारत के खिलाफ उसके ये पूर्वाग्रह पक्षपातपूर्ण बयान नए नहीं हैं, लेकिन इस मौके पर अमेरिका की तरफ से गलत बयानी नए स्तर पर पहुंच गई है। बहुत बड़ी बात अमेरिका ने कही और इस पर त्वरित प्रक्रिया भारत ने देकर के एक तरह से साबित कर दिया है कि वह किसी भी देश के सामने कम से कम अपने देश के आंतरिक मामलों पर झुकने वाला नहीं है और न ही अनर्गल टिप्पणियों को बर्दाश्त करेगा और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करता है और जियो और जीने दो पर विश्वास करने वाला भारत कम से कम जो अपने आप को रणनीतिक सहयोगी भारत का बताता है, अगर उसकी तरफ से यह बयान दिया जाएगा तो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। इस संबंध में आज हम एक बड़ी चर्चा रख रहे हैं। हमारे साथ कई मेहमान हमारे इस पैनल में शामिल हो रहे हैं। हम आपका तारुफ कराना चाहेंगे। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ और युवा प्रवक्ता शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, उनका भी स्वागत। SP सिन्हा साहब हमारे साथ जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो जुड़ेंगे। कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे। विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सब थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन हम शुरुआत भाजपा के प्रवक्ता से करेंगे और वो बात ये होगी कि सर, आपका रणनीतिक सहयोगी अमेरिका बौखलाहट में भारत के खिलाफ ही जहर उगलने पर उतर आया है। अगर वो ये इस तरह का हिमाकत कर भी रहा है तो ऐसा वो क्यों कर रहा है और क्या उसके इस टिप्पणी पर सिर्फ तल्ख बयान देना ही काफी होगा? एक बड़ा सवाल है। दिवाकर जी, आप बहुत तजुर्बेकार हैं, मुझसे बड़े भी हैं, आप बहुत अच्छी तरह से इस कहावत को जानते भी होंगे कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हालात आपके सामने हैं। अमेरिका इस दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, इस बात से कोई डिनाई नहीं करता। हेल्थ केयर के मामले में भी वो कितना बेहतर है बाकी सभी देशों से, सब आपके सामने है। लेकिन बावजूद उसके कोरोना में जो उसकी स्थिति हुई है वो हम सबके सामने है। इस दुनिया में हर चौथा मरने वाला आदमी अमेरिकी है कोरोना की वजह से। अभी तक 50,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, 10 लाख के करीब उनका टोटल काउंट पहुंच चुका है कोरोना पॉजिटिव का। तमाम वो चीजें जितनी उनको शायद करनी चाहिए उनमें से तो शायद उन्होंने एक भी नहीं की, लेकिन तमाम वो चीजें जो शायद उनको नहीं करनी चाहिए थी इस समय पे, वो हर चीज को टच करने की कोशिश की जा रही है। हम सब जानते हैं आने वाले समय में अगले साल अमेरिका में इलेक्शंस हैं और इलेक्शंस में जो स्थिति डोनाल्ड ट्रंप की इस कोरोना के बाद से है बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है। आपने देखा होगा किस तरह से, सबसे पहले मैं ये नहीं कहता कि WHO को उनको फंडिंग रोकनी चाहिए थी या नहीं, वो उनका निजी मामला हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो सिचुएशन अभी इस समय पूरी दुनिया की है उस समय में टीका टिप्पणी करने से बेहतर होगा कि वो अपने देश के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले और जो हालात बेहद खराब हैं, जो अमेरिका एकदम अपने घुटनों के बल बैठा हुआ नजर आ रहा है, उससे अगर कुछ बेहतर हो तो वो ज्यादा बेहतर है ह्यूमन काइंड के लिए। अब आते हैं भारत के टिप्पणी पर।
जहां तक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की बात है, हाँ बिल्कुल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी जरूर है, लेकिन ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, हमारी जो सरकार है उन्होंने पूरी तरह से उसको खंडन तो किया ही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, आपने जैसे कि शुरुआत में ही कहा हम वासुदेव कुटुंबकम वाले देश हैं, डाइवर्सिटी इन डाइवर्सिटी वाले देश हैं। हमारे देश में शुरुआत में आपको याद होगा जब कोरोना बढ़ रहा था पूरी दुनिया में, हम ईरान से अपने लोगों को लाए, हम चाइना से अपने लोगों को लाए, हम मलेशिया से अपने लोगों को लाए, हम इंडोनेशिया से अपने लोगों को लाए। मैं बताना चाहता हूं उन सब लोगों में सबसे ज्यादा संख्या मुसलमानों की थी। लेकिन क्या इस देश की सरकार ने एक बार भी इस बारे में कोई बात कही? नहीं कही, क्योंकि हमारे लिए हमारे नागरिक चाहे वो देश में रहते हो चाहे एनआरआई हो, वो इंपॉर्टेंट है, ना कि उनका जाति और धर्म। अगर हम आज बात करें, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये कहने में मुझे कोई शर्म भी नहीं है कि तबलीगी जमात की वजह से या फिर उन जैसे कुछ लोगों की वजह से बहुत सिचुएशन खराब हुई। लेकिन क्या मेरे देश के डॉक्टर्स ने किसी भी पेशेंट को वो मुसलमान है इसलिए ट्रीट करने से छोड़ दिया? नहीं, उन पर पत्थर भी चलाए गए, लेकिन बावजूद उसके सबको एक ही तरह से ट्रीट किया गया। मैं कहना चाहता हूं अगर उनको ज्यादा ही नस्ल भेद और खास तौर पे माइनॉरिटीज के लिए इतना प्यार आ रहा है, तो वो अपने ही देश में अगर ब्लैक एंड व्हाइट की हिस्ट्री को देखेंगे तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लैटिन अमेरिका के साथ किस तरह से उनका व्यवहार रहता है, वो अगर उसको देखेंगे तो वो उनको समझ आ जाएगा। हिंदुस्तान को धार्मिक विषयों पर या फिर किसी और भी विषय पर किसी और से ज्ञान की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम बहुत ये तो हम भी मान रहे हैं, ये तो हम भी मान रहे हैं कि हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो देश जो गुजरात में उसके राष्ट्रपति आते हैं और यहां पर क्या क्या होता है उनके लिए, और हम एक भूमिका बनाते हैं कि हमसे बड़ा कोई दोस्त आपका है ही नहीं, और बावजूद वो कि जब वो खिसिया गए, वो नाराज हो गए, तो उन्होंने हमारे सहिष्णुता पर ही सवाल उठा दिया। देखिए, अतिथि देवो भव हमारा नारा है, ठीक है। हमारे घर पर अगर हमारा देश का या कोई दुश्मन भी आएगा तो हम उसका अतिथि सत्कार तो हमेशा से ही करते आए हैं। ये ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है, ये तो युगों युगों से चलते आ रहा है। मैं मानता हूं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अपनी जगह है, लेकिन अगर आप इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था या फिर इस देश के धार्मिक ताने बाने पर कोई सवाल उठाते हैं, तो मुझे लगता है इससे बेहतर होगा कि आप अपने देश को और अपने देश में देखें, तो ज्यादा शायद आपको फायदा मिलेगा। और उससे भी बेहतर यह होगा कि जो सिचुएशन और समय जो अभी चल रहा है, इसमें ये तमाम चीजें की टीका टिप्पणी करके आप किसी भी तरह से इलेक्शन में जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि अपना दामन साफ करें, वो साफ नहीं होने वाला है। 50,000 से ज्यादा मौतें आपके देश में हो चुकी है। बेहतर होगा आप उसका ख्याल करें। हिंदुस्तान अपने लोगों और सभी धर्म के लोगों का की सुरक्षा करना। विपिन जी, क्या आप मानते हैं कि सिर्फ इतनी सी बात है? और अगर है, जैसा कि शिवम कह भी रहे हैं, हमारे रणनीतिक सहयोगी बनते हैं ट्रंप साहब और अमेरिका, और आप इतनी बड़ी टिप्पणी कर देंगे, और अभी टिप्पणी के तो आगे भी बात खुलेगी। टिप्पणी में तो कई ऐसी बातें करेंगे कि मोदी सरकार जब से आई है तब से धार्मिक विभेद की स्थिति इस कदर बढ़ गई है कि ये एक ट्रेजेडी बन सकता है। एक बड़ी बात कही गई है। देखिए, आप अमेरिका की अगर बात करें तो कूटनीति के लिए वो जाना जाता है। उनकी जो उनके जो फॉरेन पॉलिसी है, या कैसे वो अपने बाकी पड़ोसियों के साथ, बाकी देशों के साथ किस तरह से वो नाते रखेंगे और उनके साथ क्या क्या रणनीति अपनाएंगे, तो वो सबके देखे, सबको पता है उसके बारे में। लेकिन अभी आप देखें, जो यूएस कमीशन जो है ये इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम पे जिस तरह की उन्होंने रिपोर्ट दिखाई, बाई पार्टीजन बोलते हैं, और बोलते हैं कि इसमें डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों की सलाह मशवरा के साथ हुआ। ये अपने आप में, मैं इसको हास्यास्पद बोलूंगा। देखिए, मैंने भी पत्रकारिता में अपना पूरा जीवन खपाया है, और देखिए आप एक तरफ आपने क्योंकि वो बात करी अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करी ट्रंप के आने की, तो आप देखिए सिक्के के दोनों पहलू देखे जाते हैं। क्या कारण था? देखिए, अगर आप हिंदुस्तान, क्या इन लोगों को उस चीज का ज्ञान नहीं लेना चाहिए था? उनको इनका संज्ञान नहीं लेना चाहिए था कि जब हिंदुस्तान की जो एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हमारी यहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का संज्ञान लिया था, शाहीन बाग जो आंदोलन करता थे, और एक प्रक्रिया शुरू हो गई थी कि वार्ताकार नियुक्त करे गए थे। ऐसी क्या नौबत आ गई? मैं जानना चाहता हूं कि क्या नौबत आ गई कि वहां पर शाहीन बाग में जब उनके साथ एक बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया था, उसके बाद जाके जाफराबाद में यहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसके कारण जो है आपने देखा दिल्ली में कैसे दंगे हुए। तो ये आप आग में घी डालने का काम कौन करता है? दूसरी बात, इन्होंने जो 3-4 चीजें बोली, ये पहली बात तो देखिए, पहले चीन ने कोशिश करी थी, प्रॉक्सी वॉर खेलता है सदियों से, और असल माने में तो चीन हमारा दुश्मन है। उसने अक्ल दाढ़ का ये हम आप कैसे तय कर लेंगे कि चीन हमारा दुश्मन है, अमेरिका हमारा दुश्मन है, जब हमारा दोस्त ही ऐसी बात कर रहा है कि वो दुश्मन से ज्यादा दर्द देने वाला है। देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूं, G7 जब समिट हुआ, उसकी साइडलाइंस पे जाकर
पहले कोशिश करी गई थी कि उन्होंने कोशिश करी कि उसको जो है ये सब लोगों को इसमें मिलाया जाए, बाकी देशों को भी, लेकिन फिर अमेरिका ने अपना रुख साफ कर दिया कि द्विपक्षीय मामला है कश्मीर का मामला, क्योंकि ये मामला जो उठाया जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि असम में। हमारे पूरे पैनल के साथ अब हम डिस्कशन बाकायदा शुरू करते हैं और रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा के पास हम सीधे पहुंचते हैं, क्योंकि आपके सवाल उठ रहे हैं। शिवम त्यागी जी ने जिक्र किया कि तबलीगी जमात, और आपने जिक्र कर दिया कि सीए का मुद्दा उठा था तो किस तरह से पूरे देश में आंदोलन छिड़ गए, और क्या पता कि इन्हीं डिस्कशन से, इन्हीं बातों से अमेरिका को वो पॉइंट्स मिल जाते हैं, वह दुनिया के किसी भी देश को वो पॉइंट्स मिल जाते हैं जब भारत पर सवाल उठ जाते हैं, जबकि भारत सहिष्णु था, है और रहेगा। एसपी सिन्हा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे अमेरिका की इस रिपोर्ट पर? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना पसंद करूंगा कि मेरी अपनी सोच है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई पूरे 100% आपका दोस्त नहीं हो सकता और 100% दुश्मन नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि कई बिंदु इस पे हैं अमेरिका के इस रिपोर्ट पे जो USCIRF ने रिपोर्ट दिया है। क्या अमेरिका हिंदुस्तान से चिढ़ गया है कि इतनी बाखूबी के साथ, इतनी कुशलता के साथ मोदी जी ने कोविड-19 को टैकल किया है, कंट्रोल किया है, और विश्व का सबसे शक्तिशाली देश घुटने टेक दिया, और हिंदुस्तान इतना बड़ा पॉपुलेशन होने के बावजूद जो कैजुअलिटी रेट है या जो विक्टिम्स रेट है वो बहुत ही नेग्लिजिबल परसेंटेज में है। तो ये एक बात है। तीसरी बात है, जो विश्व का शक्तिशाली देश है वो हिंदू से दवाई मांगता है और हिंदुस्तान उसको दवाई देती है। चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं, ये ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि अमेरिका में 3 पावर सेंटर्स हैं, अमेरिका के 3 फेस हैं। एक है पॉप कल्चर, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल कल्चर, और तीसरा है डीप स्टेट। जो पॉप कल्चर है वो मुखौटा है ये दिखाने का कि बहुत ही हम लिबरल हैं, हम बहुत कुछ संगीत में, इस सब में विश्वास करते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल कल्चर है वो उससे थोड़ा टफ है, और सबसे टफ है एंग्लो सैंक्शन कैथोलिक सेंटर, जो पावर सेंटर है, जो पूरे अमेरिका की राजनीति और सब कुछ संभालता है। मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूं, क्या यह मुमकिन था कि ओबामा यदि कैथोलिक क्रिश्चियन नहीं होता तो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाता? नहीं। अब अमेरिका को अपने अंदर झांक के देखना होगा। हिंदुस्तान में 3 प्रेसिडेंट हुए हैं, वो मुस्लिम हुए हैं। कई वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं, मुस्लिम हुए हैं। मुस्लिम बहुत इंपॉर्टेंट ओहदे पे हैं। बॉलीवुड में मैक्सिमम एक्टर्स एक्ट्रेसेस मुस्लिम्स हैं। तो यहाँ पर हज पे सब्सिडी मिलती थी, यहाँ पर कोई टैक्स नहीं होता है, मस्जिद कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता है गवर्नमेंट फंड में। तो यहाँ तो पूरी आजादी है, पूरे तो जीने का तरीका, इनको लिबरल तरीके से इनको रखा गया है। आप देखिए कि कोविड-19 के बावजूद जो तबलीगी जमात वाले, मरकज वाले इस तरह से मिलते हैं, और ठीक है हम लोगों ने आपत्ति जताई है, लेकिन उनको रोका तो नहीं गया पूरी तरह से। तो सवाल यह है कि जो अमेरिका ब्लैक एंड व्हाइट को आदर नहीं करता है, जो एक दिवाकर जी, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। एक अपने हिंदुस्तानी है राजीव मल्होत्रा, उन्होंने एक किताब लिखा है ब्रेकिंग इंडिया। ब्रेकिंग इंडिया में राजीव मल्होत्रा ने लिखा है कि किस तरह से वहाँ के जो डीप स्टेट हैं, जो कैथोलिक सेंटर हैं, जो पावर सेंटर है अमेरिका का, वो हिंदुस्तान को कमजोर देखना चाहता है। और क्योंकि वो समझता है कि यदि हिंदुस्तान चीन के साथ नजदीकियां बढ़ा लिया और दोस्ती बढ़ गई तो वो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। आपको इन स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे यहीं से एक सवाल उठता है। सिन्हा सर, अब यहां रुकें। चीन के साथ दोस्ती कर सकता है भारत? क्या इस बात से अमेरिका घबरा रहा है? हो सकता है। देखिए प्रफुल्ल बख्शी साहब, वो देखिए, मैंने जैसे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई किसी का 100% दुश्मन, 100% दोस्त नहीं होता। सब अपनी निजी हित देखते हैं। बिल्कुल, उन कैसे सीधा होता है वो डिक्टेट करता है फॉरेन पॉलिसी। जी। आप जर्मनी बख्शी साहब, सर प्रफुल्ल बख्शी साहब को भी कुछ कहने दीजिए। हाँ बोले सर। प्रफुल्ल बख्शी सर की आवाज नहीं आ रही है। पीसीआर टीम से हम कहेंगे कि उनको कनेक्ट करने की कोशिश करें। रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र, बहुत बड़ा सवाल है एसपी सिन्हा साहब ने उठाया है। तो क्या चीन के बिना पर
हम कुछ ना करें, या जो चाहता है चीन वही हम करें, या जो चीन चाहता नहीं है वो हम ना करें, या अमेरिका जो चाहे वही हम करें, ये कैसी विदेश नीति होगी सर? क्यों है मैं क्या? आपको एक बड़ी अच्छी सी बात मैं आपको एक बड़ी अच्छा सा उदाहरण देता हूं। कौन क्या कह रहा है उसे एक सिर्फ कमजोर देश को सुनना पड़ता है और करना पड़ता है। इंडिया को अपने लिए खुद डिसाइड करना है हम किस प्लेटफॉर्म पर हैं, हम किस कंट्री की बात सुन सकते हैं, किस कंट्री की बात टाल सकते हैं, किस कंट्री की बात अनसुनी कर सकते हैं और किसे थप्पड़ मार सकते हैं। ये हमारा अपना निजी मामला है। मैं एक्चुअली सारे जो स्पीकर्स हैं उनसे मैं बड़ा इंप्रेस्ड हूं कि हम सारी बात जो कर रहे हैं वो एक उस दिशा की है, लकीली, कि हमारा देश अब एक वो पावर बन रहा है कि जो इवन यूएस को मजबूर कर रहा है बीच बीच में कि वो हमारे साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस भी रखे, और साथ ही साथ ये जो कैरेट एंड स्टिक वाला जो मामला है कि साथ ही साथ कोई किसी तरह की वार्निंग भी निकाल दे। जहां तक बात है कि अगर हमारे यहाँ उनको दिख रहा है किसी भी वजह से जो हमें नहीं दिख रहा, मुझे तो ये नहीं समझ आता वहां से कौन सी दूरबीन लगा रखी है उन्होंने, और उनके पास कोरोना से हटके इतना टाइम मिल रहा कि वो सारी दूरबीन इंडिया पर लगा के बैठा है। और अगर ऐसा कर रहा है मैं खुश हूं, क्योंकि दैट मीन्स इंडिया इज अ प्रायोरिटी फॉर देम। वो इंडिया को इग्नोर नहीं कर पा रहे, नहीं कर सकते। जलन है कि कोविड से फाइट में इंडिया सारे देशों को पीछे छोड़ते हुए आगे चल रहा है। बाय द वे, ये जो सारा मैं एक सेकंड और लूंगा, ये सारा जो इंटरनेशनल जी पर पावर बन रहा है और अमेरिका उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। ऐसे में सवाल शिवम जी आपसे तो है ही जी। आपकी भी बात में तबलीगी जमात, विपिन शर्मा जी की भी बात में सीए और इस सब को लेकर के प्रोटेस्ट, बात तो सिर्फ मुसलमानों पर ही आकर के टिकती है ना। अगर ये थोड़ी सी भी बातें राजनीतिक चश्मे से न देखी जाए, ना आगे बढ़ाई जाए, तो अमेरिका की क्या विसात कि जो बातें वो कहता है और जिसके कारण वो हमको दबाव में लेना चाहता है वो ना लेने पाए, बावजूद इसके कि वो जानता है कि हम सुपर पावर बन रहे हैं, बन चुके हैं। इन परिस्थितियों में छोटे से उदाहरण से मैं शुरुआत करता हूं। मेरे घर में 5 भाई हैं, फर्ज कीजिए, जी। और पांचों में अपने अपने मतभेद हो सकते हैं, अपनी अपनी बातें हो सकती हैं, उनका बात रखने का तरीका या बात करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। इसका यह मतलब नहीं होता कि पड़ोसी उस बात के लिए एंटाइटल्ड हो जाता है कि वो आए और उस पर रिमार्क करे, टिप्पणी करे। लेकिन पड़ोसी को आप मार तो नहीं सकते। पहली चीज नहीं, मारने की तो जरूरत ही नहीं है ना। आप जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संबंधों की बात करते हैं तो वहां पर गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप हर किसी के साथ होता है। अगर अमेरिका को इस बात की इनसिक्योरिटी है कि हम कोरोना में बहुत अच्छा कर रहे हैं, या फिर आने वाले समय में हम चाइना के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप निभा सकते हैं, उससे उसको खतरा हो सकता है, तो वो अपने स्तर पर उसके लिए तैयारी करेगा। लेकिन हिंदुस्तान को उसको जवाब देने का और उसको बताने का कि हम इस समय किस सिचुएशन में किस स्टैंड पर हैं, वो बड़ा क्लियर है। दूसरी चीज, आपको इस तरह की तमाम टिप्पणियां आप अगर पूर्व में देखेंगे तो मिल जाएंगी। ओआईसी जो एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उन्होंने, आपको याद होगा, सीएए के समय पर एक टिप्पणी की थी कि भारत में मुसलमानों के साथ एक मतलब भेदभाव हो रहा है, या लगातार इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात को लगातार उठाया, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात को उठाया जी। मेरे देश का इंटरनल मामला है कि मुझे क्या करना है। मेरे देश में हमेशा से धर्म, जाति, संप्रदाय, कास्ट, क्रीड, कलर, इन सबको देखकर फैसले नहीं लिए जाते। शिवम जी, सवाल ये है, हम भी तो कह रहे हैं कि हम ये होता ही नहीं, और इस देश का प्रधानमंत्री चीख कर कहते हैं कि 130 करोड़ भारतीयों की बात हो रही है, फिर भी ऐसे बयान आते हैं जिसमें ये बातें उठ जाती हैं। सवाल का जवाब तो मैं वही चाह रहा हूं। देखिए, एक चीज देखें ना, जब किसी भी कंट्री का ग्रोथ रेट बेहद बेहतर हो, मतलब हर स्तर पर, अगर हम कोरोना पे आज हम बेहतर कर रहे हैं, तो किसी भी एक मुल्क को जो कि हर तरीके से बहुत मजबूत है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को लेकर टीका टिप्पणी करनी ही है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में किस तरह से इस सरकार ने कोरोना से मजबूती से लड़ाई करके आज हम इस स्टेट में हैं कि 130 करोड़ होने
के बाद भी हमारा जो रेट है वो बेहद कम है। अगर हम पेशेंट्रीज की बात करें तो 21,000 है, 6,000 से ज्यादा पेशेंट ठीक होकर वापस चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई तो टिप्पणी करने की जगह चाहिए। पेशेंट 30,000 को हम पार कर चुके हैं, लेकिन हमारी स्थिति बेहतर है निश्चित और रूप लोग से। 130 करोड़ की जनता में ये काउंट कितना है वो देखने वाली बात है। जी, जी, 31 करोड़ का यूनाइटेड स्टेट्स में 10 लाख से ज्यादा पेशेंट्स हैं। बिल्कुल। तो उनका रेट और हमारे रेट में जमीन आसमान का अंतर है। और जहां तक हिंदू मुसलमान की बात है, अगर मैं बात करूं मलेशिया के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मुसलमान पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन है वो हिंदुस्तान में है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 11%। जी। तो आप अगर उस स्तर से भी देखें तो 1947 के बाद से यह संख्या हमेशा से बढ़ी है। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री या फिर मेरे देश में उन लोगों की, मुस्लिम्स की एक्सेप्टेंस नहीं होती तो क्या हमारे देश में म्यांमार जैसा हाल नहीं होता? जैसे म्यांमार में आप देख रहे होंगे रोहिंग्यास के साथ क्या हाल है, किस तरह से वहां की सरकार और उनमें हमेशा एक टसल रहता है, किस तरह से रोहिंग्यास बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान और तमाम जगहों पर जा रहे हैं। अगर मेरे देश के मुस्लिम भाई को कोई परेशानी होती तो वो भी इन ऑप्शंस पर विचार करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बस इसी का मुझे जवाब चाहिए। अब कांग्रेस के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भाजपा के प्रवक्ता ने जो बातें कही, विकास तिवारी जी ने आपने सुना, और उन्होंने कहा कि अगर कोई चिंता है, कोई परेशानी है मुस्लिम भाइयों को तो वो कहें और उसको सुना जाएगा। विकास तिवारी जी, बात तो कुछ सही कह रहे हैं, आप असहमत हैं क्या? देखिए, सहमति असहमति ये तो जो रिपोर्ट आ रहा है, जिस रिपोर्ट में ये डिबेट हो रहा है, अमेरिका ने किस आधार पे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, जिनको वो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, उनके देश ने इनके ऊपर आवाज उठाई। दूसरी बात आज जो चौंकाने वाली बात है कि 4-5 दिन पहले जो हाइड्रोक्लोरो क्वीन को जो दे करके वॉशिंगटन इनको फॉलो करता था, आज अभी भाजपा के प्रवक्ता ही बता पाएंगे शिवम जी कि मोदी जी को क्यों अमेरिका ने, क्यों वॉशिंगटन ने अनफॉलो किया। यह बड़ी बात है। हिंदू और मुसलमान की बात हो तो एक चौकन सुन, इसका जवाब अनफॉलो किए गए हैं प्रधानमंत्री, एक बड़ी खबर है आज की। देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि जब उन्होंने फॉलो किया तो हिंदुस्तान उनके पास रिक्वेस्ट लेटर लेके तो गया नहीं था। इस देश के प्रधानमंत्री ने तो कहा नहीं था कि आप मुझे फॉलो कीजिए। उन्होंने फॉलो किया, वो उनकी एक राय थी। उन्होंने अनफॉलो किया, वो भी उनका एक अधिकार है। अगर आप एक ट्विटर पे फॉलो अनफॉलो करने कूटनीति को जज करते हैं तो मुझे लगता है कि यह मानसिकता दर्शाता है इस बात की कि राजनीति या फिर कूटनीति या फिर संबंध ट्विटर से तो नहीं चलते। लेकिन इतना तय है कि भारत ने ना उन्हें फॉलो करने के लिए प्रेशराइज किया और ना अनफॉलो करने पर उस पर कोई टिप्पणी दी, क्योंकि हमें लगता है, हिंदुस्तान को लगता है कि हम कहीं ट्विटर के फॉलो अनफॉलो करने से ज्यादा बड़े हैं। ठीक है, एसपी सिन्हा साहब, बड़ा सवाल उठाया है। पीएम मोदी को अनफॉलो किया है अमेरिका के प्रेसिडेंट ने। देखिए, आपको मैक्रो इश्यूज देखने की जरूरत है। यदि हर एक छोटी छोटी ऐसी इंसिडेंट्स को यदि आप बहुत ज्यादा तवज्जो देना शुरू करेंगे दिवाकर जी, तो मेरा ख्याल है ये सही अप्रोच नहीं होगा। यदि उन्होंने, जैसा त्यागी जी ने कहा, यदि फॉलो किया अनफॉलो किया, ये उतना महत्वपूर्ण चीज नहीं है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि क्या अमेरिका हिंदुस्तान का रोल ग्लोबल लीडरशिप एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। मेरी तो इतने बड़े सवाल ही नहीं उठाता सर, अगर वो करता। ये दिवाकर जी, ये दबाव की राजनीति है अमेरिका के द्वारा। थोड़ा सा हिंदुस्तान पे दबाव आए ताकि। विपिन शर्मा, अगर ये दबाव की राजनीति है तो इस दबाव की राजनीति का जवाब और उसका तरीका और कितना धारदार हो, क्या होना चाहिए? देखिए, इसमें मैं 2 बातें बोलना चाहूंगा कि हम लोग अक्सर कुछ पिछले 2-3 सालों से सुन रहे हैं एक शब्द, ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट वो दौर बीत गया। अब जो दौर आने वाला है और जो आ चुका है वो चेक्सिट का है। और ये अमेरिका भली भांति समझता है कि चीन से हर कोई दूरी बनाएगा। और ये नहीं भूलना चाहिए हमें कि अगर अमेरिका और यूएस, चीन की आपस में तनातनी हुई ट्रेड वॉर को लेकर, आपस में टैरिफ्स को लेकर, हिंदुस्तान के साथ भी वही बात थी। और इस समय दबाव की राजनीति चल रही है, क्योंकि अमेरिका भली भांति समझता है, सुपर पावर है, वो बिग बुली की तरह काम कर रहा है, एक बड़े भाई की भूमिका में दादागिरी दिखा रहा है। और वो किसी ना किसी तरह चाहता है कि हिंदुस्तान
घुटनों के बल पर आके उनके टैरिफ माने। मुद्दा वो है, देखिए ठीक है। आप इसको नकार नहीं सकते। इस छोटे बात को। छोटे जवाब। क्या कर्नल शैलेंद्र, हम आपसे जानना चाहते हैं कि घुटनों के बल हिंदुस्तान को लाने की कोई जरूरत है क्या अमेरिका को, कम से कम इस महामारी के इस दौर में, और बाद में जो आर्थिक स्थिति परिस्थिति पूरी वैश्विक होगी, क्या ऐसी जरूरत है क्या अमेरिका को? दो बात है। पहली बात यह है, यूनाइटेड स्टेट्स को, भारत को घुटनों के बल लाने की एक्चुअली जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा कैरेक्टर ऐसा है, हमारा कैरेक्टर ऐसा है कि हम इस तरह की चीजें नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, भाई आप एक बात बताइए, हम आपके साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस कर रहे हैं, हम आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं, हम आपको आपकी जरूरत के समय जो मेडिसिन आपको चाहिए और जो हम किसी को नहीं दे रहे थे, हम आपको दया भावना से मानवता के लिए दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत को किसी भी तरह से, आप तो घुटने की बात कर रहे हैं, हमें तो एक्चुअली ये जो हमारी जो हाथ जोड़ने की जो प्रथा है ना, ये कई बार लोग ग्रांटेड ले लेते हैं, गलत ले लेते हैं। इसे हमारी जेंटलमैननेस, जो हमारी जो उदारता है, उसे कमजोरी में समझ लेते हैं आजकल। क्योंकि भारत पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है दो बातों के लिए, एक कोरोना की फाइट के तरीके का, और दूसरा जब सारी की सारी इकॉनमीज रिसेशन में चली गई हैं, हम अभी भी रिसेशन में नहीं गए। ये अपने आप में यूएस, चाइना जैसे देशों के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है, और ये थ्रेट हम नहीं दे रहे, ये अपने आप को महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो गिल्टी हैं। आप अपनी चीजें ठीक नहीं कर पा रहे, आप सोच रहे हो दूसरा आदमी कैसे आगे निकल जाए। ये इनके ब्लड में है। ये ऐसा नहीं है कि कोई सोची विचारी चीज है, ये इनकी कमजोरी है जी। और ये विकास कमजोरी तिवारी जी, इनको शैलेंद्र सर जो टूटने कह रहे हैं उसका मायने तो यही है कि अमेरिका की फितरत यही है, वहां के खून में ऐसा है। ऐसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ये तो बड़ी, मतलब ये समझ से परे है, मैं क्या कहूं। विकास जी देखिए, मैं तो अमेरिका का जो ये रिपोर्ट आया है उस पर ही सवाल खड़ा करना चाहूंगा। अमेरिका ने कहा कि भारत के अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका को भी मैं अगर भाजपा की भाषा में कहूं तो मुसलमानों की चिंता है। यहां पर तो हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा है, यहां पर तो ब्राह्मणों के ऊपर हमला हो रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार ब्राह्मणों के ऊपर हत्या किया जा रहा है। 5-5 लोग एक परिवार के निर्ममता से मारे जाते हैं। योगी सरकार की पुलिस कहती है कि बहू ने मारा और खुद आत्महत्या कर ली। पति कहता है, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, जो बहुत अच्छी संस्था में काम करता है, कि ये प्लान्ड मर्डर है। योगी सरकार झूठ कह रही है। पालघर के जो हत्यारे वो जेल की सलाखों के पीछे होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर बहुसंख्यकों पर हमला होता है और नरेंद्र मोदी जी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप उनका साथ देते हैं। यहां पर कोरोना फाइट की बात हो रही है। मैं सलाम करता हूं पूरे भारत देश के वो लोग जो लॉकडाउन में है, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा शैलेंद्र जी से कि प्रति 10 लाख आप कितना रैपिड टेस्ट कर रहे हैं? प्रति 10 लाख भारतीयों के पीछे कितना कोरोना का टेस्ट हुआ है? दूसरी बात, जब राहुल गांधी जी ने कहा था फरवरी के अंदर में कि लॉकडाउन किया जाए, इंटरनेशनल फ्लाइट बंद किया जाए, तब हम नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। वो नमस्ते ट्रंप में 100 करोड़ रुपया अहमदाबाद के अंदर खत्म हुआ और आज अहमदाबाद इपिक सेंटर हो चुका है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप नमस्ते ट्रंप करने आए थे। मेरा यह पूछना है, विकास जी, इसका जवाब कम से कम शिवम त्यागी को देना ही चाहिए। शिवम त्यागी जी देखिए, मुझे लगता है कि परेशानी यह है कि ऐसी स्थिति में भी कांग्रेस अगर राजनीति करेगी तो खैर ठीक है, इसका जवाब तो राजनीति से ही देना पड़ेगा। विकास तिवारी जी, पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि पंडित जो हैं अपने विवेक के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जो आपने पहला सवाल उठाया, पालघर और उत्तर प्रदेश की घटना को दोनों को मिला दिया। पालघर की जो सिचुएशन थी, वहां पर संतों को पुलिस ने गुंडों के हवाले किया, उनको लिंच किया गया, प्रॉपरली मार दिया गया 8 पुलिस वालों के सामने। अगर किसी एक पुलिस वाले ने एक एफआईआर, एक हवाई फायर भी कर दिया होता तो वो संत आज जिंदा होते। दूसरी सिचुएशन में फर्क है, वहां पर एक व्यक्ति जिसकी संतों से कुछ दिनों पहले एक चिमटे को लेकर लड़ाई हुई थी, उसके बाद एक रात जाकर उस
शराबी व्यक्ति ने, जो नशेड़ी व्यक्ति था, जो भांग वगैरह खाता था, पुलिस वहां के एसएसपी की, अगर आपने बयान पढ़ा है, मेरा ख्याल नहीं पढ़ा होगा, उसने बिल्कुल साफ कहा कि वो मंदिर में गया, उन दोनों संतों को मारा तलवार से, तलवार लेकर गांव से बाहर जा रहा था, गांव वालों ने देखा उसको और कुछ 500 मीटर 1000 मीटर ही गांव के आसपास जाकर गिर गया। उसके बाद पुलिस ने उसको वहां से गिरफ्तार कर लिया। तो दोनों वो रंजिश है। दोनों सिचुएशंस में आप थोड़ी भिन्नता समझिए। आप समझना नहीं चाहते राजनीतिक कारण से, चलो भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति का चश्मा उतार बात कर, एक चीज मुझे बताइए, ठीक है, अहमदाबाद एपिसेंटर बन गया क्योंकि वहां पर ट्रंप आए थे। महाराष्ट्र में कौन गया था? मुंबई में कौन गया था? मुंबई में तो कोई ट्रंप नहीं गए थे। वहां हालात इतने खराब कैसे हैं? दिल्ली में हालात इतने खराब कैसे हैं? आप, मुझे लगता है अगर इसको राजनीतिक चश्मा हटाकर देखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद ये ऐसे सिटीज हैं जहां पर कहीं ना कहीं, चाहे वो एनआरआईज हो, चाहे वो इंटरनेशनल लोगों की मूवमेंट हो, कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आने वाले मतलब इस समय में सिचुएशन वहां पर ऐसी हुई। लेकिन बावजूद इसके, अगर आप इसको ट्रंप से रिलेट करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। ठीक है। एक बड़ी अहम बात बोलना चाहता हूं, विदेशी ताकतें भी आप उसको नजरअंदाज ना करें। पहले क्या कहा गया था मोदी के बारे में? डिवाइडर इन चीफ, टाइम मैगजीन ने अपनी बात से पलटे, बोला मोदी वो नेता है जिसने हिंदुस्तान को एक करा, यूनिफायर इन चीफ। तो ये भी आप देखिए बात, ये प्रोपेगेंडा भी होते हैं। मैं विदेशी ताकतों की बात कर रहा हूं। ठीक है, विकास तिवारी जी की बात सुन ले। जी विकास जी, अब बात करिए अपनी। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है शिवम त्यागी जी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर नेतागिरी नहीं किया जाए, इसमें भी राजनीतिक चश्मा है। आप भाजपा के प्रवक्ता है, आपको बोलना शोभा नहीं देता, और लोग बोले तो समझ में आता है। अब मेरा एक सीधा सा प्रश्न है, क्या भारतीय जनता पार्टी दो बातों पर डोनाल्ड ट्रंप को खरी खरी सुनाएगी? पहला, ये जो अल्पसंख्यकों की बात के रिपोर्ट जारी किए हैं उस पर ये प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, और दूसरा, जो मोदी जी को अनफॉलो किया गया, और मैं कहता हूं कि ये हम कांग्रेस पार्टी के लोग निंदा करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को अनफॉलो करके जो एक शर्मनाक हरकत किया, क्या भाजपा इसकी निंदा करेगी कि नहीं करेगी? बात तो बहुत अहम है। मैं 10 सेकंड में आपको इसका जवाब दे देता हूं। और संक्षिप्त जवाब। आप उसी कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं जिनके सांसदों ने चिट्ठी लिखकर यूनाइटेड स्टेट्स को कहा था कि मोदी जी को वीजा मत देना जब वो यूनाइटेड स्टेट्स आएंगे। ये घड़ियाली आंसू के किसी को समझ में नहीं आते। विषयांतर न करें, हम लोग विषयांतर न करें। अगर उन्होंने सवाल किया है तो जवाब देना मेरा अधिकार है। आप उनको कहिए कि वो उस तरह से विषयांतर ना करें। ठीक है। देखिए, अमेरिका हमारा रणनीतिक सहयोगी है, लेकिन सहयोगी बनकर दुश्मनों या विरोधी जैसी बात नहीं कर सकता। ऐसे में प्रफुल्ल बख्शी साहब, क्या अमेरिका ने किया और क्या अमेरिका को नहीं करना चाहिए? 2 सवाल और संक्षिप्त जवाब सर दीजिए, क्योंकि हमारे पास गेस्ट पैनल जो है वो बड़ा है। सर, प्रफुल्ल बख्शी सर। देखिए, मैं तो पहली बार आ रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर, मेरी बिल्कुल, आप बोलिए। बड़ी बात है, हम अपने जो आपने सब्जेक्ट दिया था उससे डाइवर्ट हो गए हैं। वो जो रिपोर्ट सीपीसी में इंडिया को इंक्लूड किया जा रहा है, बात वहां से चल रही है। वो क्यों किया जा रहा है? हम लोग न्यूज देना शुरू करते हैं, एनालिसिस ये है, हमारे में अपने जिसको कहते हैं स्वाभिमान की कमी है हिंदुस्तान में। हम अपने को अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस पड़ी हुई हमारे को। हमको शर्म आती है अपने को हिंदुत्व कहने के लिए, हिंदू राष्ट्र कहने के लिए। सारी दुनिया अपने को क्रिश्चियन राष्ट्र कहती है, इस्लामिक राष्ट्र कहती है, हमको पता नहीं क्यों शर्म आती है। दुनिया इसका फायदा उठाती है। जब आप अपनी मां को फोन करेंगे, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, हर बात पे आपको गाली पड़ेगी। ये सारी बातें बनाने की हैं। सिर्फ हमारे को, जब तक हम अपने को हिंदू राष्ट्र कह के या बिल्कुल अपने को इंडिया हिंदू डिक्लेयर नहीं करते और सबका स्वाभिमान की रक्षा करें, सबकी रक्षा करें, जैसे इंग्लैंड करता है, बाकी कंट्री करती हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है? हम भी वैसे कर सकते हैं, पर हम अपने हिंदुओं को ही दबाते हैं। जब हम दबाते हैं तो दुनिया क्यों नहीं दबाएगी? सारी बात हमारी अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन हिंदू का मतलब 130 करोड़ भारतीय, जिसमें हिंदू और मुसलमान है। कहीं आप हिंदू की व्याख्या सीमित करने को तो नहीं कर रहे हैं प्रफुल्ल बख्शी साहब? मैं नहीं, सब हिंदू, या हम हिंदू राष्ट्र हैं, पर मुसलमानों की और क्रिश्चियंस की रक्षा करेंगे। हमको ये हमारा नैरेटिव है। मिलकर रक्षा करेंगे। हम कौन होते हैं? हम सब एक दूसरे की रक्षा करेंगे। ये बात क्यों नहीं हो सकती बख्शी साहब? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? जनरल सिन्हा, आप कितना सहमत हैं इस बात से? जनरल सिन्हा जी सर, मैंने आपकी बात सुनी। क्यों रहे हैं? ठीक है सर, ठीक है। शर्म क्यों आ रही है? ठीक है, डरते क्यों हैं? जनरल सिन्हा, देखिए ऐसा है कि
हकीकत है जमीनी स्तर पे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सदियों से यहाँ पर क्रिश्चियंस रह रहे हैं, मुसलमान हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तानी हैं, इस बात को समझने की है। लेकिन मैं एक मुद्दा उठाना चाहता, ऐसा कोई भी ग्रुप, सोसाइटी, रिलीजन या ऐसा कोई भी समूह जो राष्ट्रीयता से भटक के दूसरे पथ पे निकल जाता है, वो दिशा ठीक नहीं है, वो परिस्थिति है। इन तत्वों को, इन ताकतों को जो विदेश से शक्ति लेते हैं, फंडिंग लेते हैं और राष्ट्रद्रोह करते हैं, उनको कंट्रोल करने की जरूरत है, उन पे सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो इनकी साहस बढ़ेगी। और देखिए, चाहे वो इंग्लैंड हो, विकास तिवारी जी, अब आप अपनी बात रखिए और बहुत संक्षिप्त बात रखिए सर, बहुत संक्षिप्त। बहुत मैं संक्षेप में, मैं बहुत विनम्र निवेदन पूर्वक मैं सबसे पहले प्रफुल्ल जी को नमस्कार करना चाहूंगा। और उन्होंने जो चीज कहा, हिंदू राष्ट्र की बात कही, संविधान को बदलने की बात कही, क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी सहमत है? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मुसलमान और मुसलमानों से, ईसाइयों से अगर हिंदू राष्ट्र को कन्वर्ट करना, जैसे बख्शी साहब ने कहा, अगर भाजपा इससे सहमत है तो क्या वो अपना अल्पसंख्यक विभाग को खत्म करेंगे? सरकार, मोदी सरकार क्या अल्पसंख्यक विभाग में नियुक्तियां बंद करेगी? ये दो चीज का जवाब ये दे। बहुत ही संक्षिप्त में, और इसका जवाब हमें अभी लेना भी नहीं है क्योंकि हमारा मुद्दा ये नहीं है। हम राजनीति से और कुछ मुद्दों से अगर भटक कर डिबेट करेंगे तो हम वो डिबेट इसमें नहीं ले सकते, क्योंकि सब ये है कि हमारा रणनीतिक सहयोगी बनकर अमेरिका अगर हमारे सहिष्णुता के संबंध में, हमारे राष्ट्रधारा के संबंध में कोई सवाल उठाएगा, हम विरोध करेंगे। और हो ना हो, भाजपा हमारे इस बात से सहमत हो और ना हो, लेकिन देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबसे मिलकर चलता है और सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे। फिलहाल ये देश भारत है, हिंदुस्तान है, और इसमें कोई नया कंसेप्ट अभी फिलहाल शामिल नहीं किया जा सकता। इसलिए उस मुद्दे पर हम चर्चा कर ही नहीं सकते जो मुद्दा इस समय मौजू है ही नहीं है। आप सभी मेहमान हमारे इस डिबेट में शामिल हुए, अपनी बात रखे, और सबने ये कहा कि अमेरिका अगर चाहेगा भी तो हमें झुका नहीं सकता, क्योंकि 130 करोड़ भारतीयों की ताकत के बल पर हम आगे बढ़ेंगे और विश्व गुरु बनकर रहेंगे। हमारे इस डिबेट में आप सभी भी सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, शामिल हुए और अपनी बात रखिए अगर आप सहमत हैं तो। और अगर इससे सहमत हैं तो इसको लाइक करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल जनसत न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।